गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10। क्वेश्चन कह रहा है एक एपी है जिसमें A1 A2 एंड सो ऑन अप टू AN टर्म्स हैं और जिसका AN टर्म का फॉर्मूला आपको नीचे दे दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन में ये है, सेकंड ऑप्शन में ये है। इट मीन्स वो बोल रहा है एक एपी है, हमें नहीं पता उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है। उसने बोला वो निकालने के लिए हमने आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दी हैं। तो ये उस एपी की AN टर्म का फॉर्मूला है। तो देखिए AN का मतलब क्या हुआ, N का वैल्यू क्या होता है भाई, जो हम रखना चाहें वही होता है। मैं 1 रख दूँ तो ये A1 बन जाएगा, ये से 2 रख दूँ तो ये A2 बन जाएगा। तो इट मीन्स वो बोल रहा है जो AP बनेगी इसकी जो भी टर्म्स आपको फाइंड करनी है वो आपको इस इक्वेशन से फाइंड करनी है। फिर जो AP बनेगी उसकी आपको 15 टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा, यानी ये वाली AP 15 टर्म तक आप निकालेंगे और उसके बाद उन सबका सम भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वो AP फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास AN इज इक्वल टू 3 + 4n। AN का मतलब बच्चों n कोई भी नंबर की टर्म होगी। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर A1 रखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 + 4 × 1। n का वैल्यू मैंने 1 रखा, लेट n इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा A1 3 + 4 = 1 4 इज इक्वल टू 7, यानी मेरे पास A1 का वैल्यू कितना आ गया 7। अब इसी तरह से A2 निकालते हैं। तो इसी फॉर्मूले में A2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2। 3 + 4 = 8, कितना आ जाएगा 8 + 3 11, यानी A2 मेरे पास आ गया कितना 11। चेक करते हैं क्या इस फॉर्मूले में रख के AP बन भी रही है। A3 रखूँगा तो 3 + 4 × 3, 3 + 4 3 = 12, 12 + 3 होता है 15। तो A3 मेरे पास आ गया 15। अब बच्चों जरा चेक करो 7 AP क्या होती है A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू, ऐसे ही चलता है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया 7, सेकेंड टर्म क्या आ गया 11, थर्ड टर्म क्या आ गया 15। चेक करो क्या ये AP है। 7 + 4 होता है 11, 11 + 4 होता है 15। इट मीन्स इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हमारे पास AP बन रही है। तो ये पूरी की पूरी एक AP बन जाएगी। अब उसने बोला इस AP की 15th टर्म तक का सम निकालिए। बच्चों सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं। n कितना है हमारे पास, उसने बोला 15 टर्म का सम निकालना है। 2 × a कितना था 7 + n - 1, n कितना था 15 - 1 और d कितना है 4। ये तो आपको पता चल गया। 15 - 11 कितना होता है 4, 15/2, 2 7 = 14 + 15 - 1 कितना हो गया आपका 14 × 4। आप चाहे तो इसमें से 14 को कॉमन ले सकते हैं। 15 × 14 अपॉन में 2 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 14 आपने बाहर ले लिया था, 1 + 14 बाहर ले लिया 4। ओके, 2 7 = 14, तो ये हो जाएगा 15 × 7 × 4 + 1 5। तो ये हो जाएगा 7 5 = 35। तो ये हो जाएगा आपका 15 5 = 75 कैरी 7, 15 3 = 45 + 7 हो जाएगा आपको कितना 52। तो S15 यानी जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में जो हमें AP मिलनी थी उसके 15 टर्म तक का सम कितना हो गया आपका 525। अब करेंगे इसका सेकंड ऑप्शन। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वो बोल रहा है इस वाली के लिए जो AP होगी वो भी अलग होगी। दो ऑप्शन है तो यानी ये AP अलग होगी, ये वाली अलग होगी। तो इसके लिए AN टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 9 - 5n। तो इट मीन्स अगर आप यहाँ पे A1 रखेंगे तो ये बनेगा 9 - 5 × 5, तो हो जाएगा 9 - 5 = 4। तो A1 का वैल्यू आ गया हमारा 4। अब A2 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 9 - 5, n की जगह क्या रखूँगा 2, तो 9 - 5 2 = 10 इज इक्वल टू -1। तो A2 आ गया मेरे पास -1। A3 का वैल्यू
चेक कर लेते हैं। 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 15 कितना हो जाएगा 15, और 9 प्लस 6 15 होता है, तो माइनस का 6, तो A3 आ गया आपका -6। चेक करते हैं क्या ये AP बन रहा है। फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास 4, A2 हमारे पास हो गया -1, A3 हो गया हमारे पास माइनस का 6, तो यानी AP क्या बनेगा हमारे पास 4 -1 -6 एंड सो ऑन अप टू चलता जाएगा। चेक करें, इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें, D आपका इक्वल आना चाहिए। तो -1 -4 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, तो D आपका वैल्यू आ गया -5। इसमें से अगर आप उसको माइनस करके चेक करें, -6 माइनस -1 कितना हो जाएगा -6 + 1, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस करेगा -5। इसका मतलब D हमारा इक्वल आ रहा है। इससे पता चलता है ये एक AP है। अब इसका बच्चों सम ऑफ 15 टर्म्स निकालेंगे। सम ऑफ 15 टर्म्स क्या हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू D, ठीक है। अब देखिए 15/2 2 इंटू a कितना आ गया बच्चों हमारे पास 4 प्लस n-1, n कितना था 15 बोला था हमको, 15 - 1 इंटू D कितना है, D हमने फाइंड किया है, D आ गया हमारा माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 15/2 2 4 = 8 प्लस 15 - 1 हो जाता है आपका 14 इंटू माइनस का 5। अब मैं ये 2 को कैंसिल करने के लिए क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे से कुछ कॉमन ले लेता हूँ। 15/2 दोनों में से आप देखो बच्चों 4 कॉमन आ सकता है क्या, 4 2 = 8 होता है, लेकिन 4 के टेबल में 5 भी नहीं आता, 14 भी नहीं आता है। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस 7 इंटू -5, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 15, 4 प्लस 7 5 = 35, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 4 प्लस माइनस -35 हो जाएगा। 35 - 4 कितना होता है 31, लेकिन माइनस का। 15 1 = 15 कैरी 1, 15 3 = 45 प्लस 1 46 माइनस का, तो S15 हो जाएगा हमारा माइनस का 465। ये आ गया आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन था उसके लिए 15 टर्म का सम आ गया। ओके, ये देखिए। ओके बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 और 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 10 क्वेश्चन है वो इजीली एक आपको इक्वेशन दे दिया गया, आप उसमें वैल्यू रखेंगे, आपका n का वैल्यू टर्म्स का वैल्यू आ जाता था। लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कह रहा है जिस तरह से आपको पिछले वाले क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में an वाला टर्म दिया था कि आप वैल्यू रखिए, आपका टर्म ही आ जाएगा सीधा। यहाँ पर टर्म नहीं आएगा, टर्म का सम आएगा। वो कह रहा है कोई AP है, मान लो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन करके कोई AP है। उस AP का ये वैल्यू नहीं आएगा इसमें रखकर। जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, उसमें आप जैसे यहाँ पर 1 2 रखते थे तो आपका ये आ जाता था, फिर 2 रखते थे तो ये आ जाता था, 3 रखते थे तो ये आ जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं अगर आप इस इक्वेशन में n = 1 2 3 रखेंगे, तो अगर मैं 1 रखता हूँ तो मेरा फर्स्ट टर्म का सम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो मेरा 2 टर्म्स का सम आ जाएगा, मतलब 3 + 1 4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो मेरे पास वैल्यू 4 आएगा, ना कि 3। अगर 3 रखूँगा तो मेरे पास 3 टर्म्स का सम आ जाएगा, जैसे 5 + 3 8 + 1 9। तो आप समझ रहे हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 रखता हूँ तो मेरा ऐसा नहीं आएगा 1 रखने पर मेरा पहला टर्म आ गया, 2 रखने पर दूसरा टर्म आ गया। नहीं, 2 रखूँगा तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम आ जाएगा, 3 रखूँगा तो 3 टर्म्स का सम आ जाएगा। ऐसे करते करते आप जो भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वहाँ तक का एडिशन करके जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा इस इक्वेशन से। समझ में आया आपको? तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस,
किसी एपी की फर्स्ट एन टर्म का जो सम है उसको मैं इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आप बताइए कि उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। और आपको यहाँ पर एक हेल्प भी दी गई है जो मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये क्यों दे दिया गया, ये हेल्प है आपके लिए, ठीक है। हिंट है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। फिर पूछता है फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना होगा। फिर बोलता है सेकेंड टर्म भी बताओ, व्हाट इज सेकेंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड एनथ टर्म। उसी तरह से थर्ड टर्म बताओ, टेंथ टर्म का वैल्यू बताओ और एनथ टर्म का वैल्यू भी बताओ। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। अब जैसे इस इक्वेशन को ले लेते हैं, तो यानी ये सम ऑफ एन टर्म्स है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ साथ इसको समझाता भी रहता हूँ, इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखते रहेंगे। ये जो एस एन इक्वेशन है हमारा गिवन जो हमें, इसमें आप n की जगह पे पहले 1 रख लीजिए, लेट n इज इक्वल्स टू 1। तो S1 इज इक्वल्स टू आ गया 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, यह आ जाएगा मेरा S1। अब यहाँ पर S2 रखते हैं, तो ये जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 4। ओके ठीक है, तो S2 मेरे पास कितना आ गया 4। S3 का वैल्यू रखते हैं 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9, कितना हो जाएगा 12 माइनस 9 3, नहीं S3 का वैल्यू आ गया मेरे पास 3। अब जो जरा ध्यान से देखें, ये जो 10th वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने इन वैल्यूज़ को रखा और मेरा AP बन गया। आप जरा चेक कीजिए, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद फिर से 3 आ रहा है, ऐसा कोई AP होता है क्या? आप बताइए, ऐसा कोई AP बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता भाई। 3 + 1 अगर 4 आ रहा है तो 4 + 1 फिर 5 होना चाहिए, और अगर 4 के बाद 1 - 3 हो रहा है तो यहाँ पर भी भाई 3 से अगर 4 ये बढ़ा है तो इधर भी बढ़ना चाहिए था, फिर 4 का यहाँ पे 5 होना चाहिए था। तो ये तो दोनों तरफ से आप चेक करेंगे तो AP नहीं है। तो असल में ये टर्म्स होती तब AP होती, ये जो उसने पहले ही बोला, ये जो वैल्यू है ये टर्म्स के वैल्यू नहीं है, ये टर्म्स के सम है। इट मीन्स मैंने जब 2 रखा तो मेरा फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो सम करके आएगा वो वैल्यू ये आ रखा होगा। ओके, तो टर्म कैसे निकालेंगे? अब बच्चों क्वेश्चन में जो हिंट गिवन था ये वाला, इसको जरा समझते हैं। मान लीजिए कोई AP है, इसी को समझ लेते हैं। ये AP है, पहला टर्म क्या हो गया 1, दूसरा हो गया 3, तीसरा हो गया 5। आपको मैं ये बोलूं S1 का मतलब क्या हो गया फर्स्ट टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म का सम ही तो फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा यहाँ पे देखो 1, और फर्स्ट टर्म भी क्या है 1। इट मीन्स जब मैं बोल रहा हूँ पहली टर्म का आपको सम बताना है, तो पहली टर्म में मतलब पहली टर्म एक ही टर्म तो होगी, उसमें और कोई दूसरी तो इन्वॉल्व होगी नहीं भाई। जब मैं पहली टर्म बोल, अगर मैं बोलता हूँ पहली 2 टर्म का सम, तो मतलब उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों शामिल होंगे। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ पहली टर्म का सम, मतलब उसमें तो कोई शामिल ही नहीं है दूसरा, तो इसका मतलब पहली टर्म का सम बोलूँ या फर्स्ट टर्म बोलूँ एक ही बात है, यानी यही S1 है और यही A1 है। तो ये जो S1 आया हमारा, असल में यही हमारे पास क्या था A1 था। समझ में आया आपको? अब जैसे S2 आया, S2 का मतलब है इसमें A1 प्लस A2, तभी तो S2 बना होगा। मतलब इस S2 का मतलब है इसमें पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों टर्म का सम मौजूद है। तो S2 का मतलब क्या हो गया A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। और A1 का वैल्यू आपको पता है, A1 का वैल्यू कितना था 3, तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब A2 हमारे पास कितना आ गया, A2 आ गया आपके पास कितना 1। आया समझ में नहीं आया? अब देखिए आपको A1 का वैल्यू भी पता चल गया 3, A2 का वैल्यू पता चल गया 1। अब ये S3 है, S3 का मतलब क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। इट मीन्स इसमें S3 का मतलब है पहली जो 3 टर्म्स हैं उन तीनों को ऐड करके 3 आया होगा। तो A1 कितना है हमारे पास 3, A2 हम निकाल चुके थे कितना आया था 1,
और प्लस A3 हमें चाहिए, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4, तो A3 कितना हो जाएगा 3 - 4, तो A3 आ जाएगा आपके पास -1। अब चेक कीजिए क्या आपके पास AP बन रहा है, क्योंकि एक AP के लिए 3 टर्म्स काफ़ी होती। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गया 3, सेकेंड टर्म क्या आ गया 1, थर्ड टर्म क्या आ गया -1। चेक कीजिए कितने का डिफरेंस है दोनों में, 3 से 1 हो रहा है, यानी कितना घट गया 2 घट गया, यानी D का वैल्यू आया होगा कितना -2। आप ऐसे मतलब इसमें से आपको इसको माइनस करना होता है, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। क्या इसमें भी यही डिफरेंस है, चेक कर लेते हैं, -1 - 1 = -2। यस, यानी इसमें अब देखिए AP बन रही है। समझ में आया आपको कि ये जो S1 S2 S3 था ये टर्म्स नहीं थी, ये टर्म्स का सम था, और उससे हमने कैलकुलेट करके निकाला A1 A2 और A3, और जब निकाला तो हमने क्रॉस चेक भी किया तो पता चला ये AP बन रही है। इसका मतलब हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो A1 हमारा आ गया 3, A2 आ गया हमारा 1, A3 आ गया हमारा कितना -1, AP बन गई। क्वेश्चन में हमसे पूछा था आप बताइए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम तो हम निकाल चुके, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम कितना होगा 4। बोल रहा व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी हम निकाल चुके, A2 कितना आ गया हमारे पास 1। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म भी हम निकाल चुके, कितना आया थर्ड टर्म हमारे पास -1, ये A3 निकाला था हमने। और बोल रहा है द 10th एंड द nth टर्म, अब 10th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, तो भाई आपको 10th टर्म का फॉर्मूला तो पता है A + 90 = A10, A10 का फॉर्मूला A + 90 होता है। तो A की जगह पे हमें कितना मिल गया 3, 9 और इंटू D की जगह पे हमारा कितना आया था -2, तो 3 9 2 = 18 ± -8, तो 18 - 3 कितना हो जाता है 15, लेकिन माइनस का, तो ये हो गया आपका A10 का वैल्यू। बोल रहा है nth टर्म निकालो, तो nth टर्म का मतलब हो गया बच्चे कि जो n का वैल्यू है वो n ही रखना है आपको, और बाकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an = होता है A + n - 1 × D। तो आपने देखा A हमारे पास कितना था, यहाँ से हमें पता है 3 प्लस n कितना है, उसने बोला n ही रखना है, और D कितना है हमारे पास -2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट में ओपन करूं तो माइनस का 2n और माइनस प्लस का 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 3 ± -2n और प्लस का 2, तो दोनों कांस्टेंट वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 प्लस का है 2 भी प्लस का है, 3 + 2 हो जाएगा 5 - 2n, ये हो जाएगा आपका an टर्म का वैल्यू। इसका मतलब अगर यहाँ पर जो हमने an बोला है, an का मतलब इसमें अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो मेरी ये पूरी सीरीज आ जाएगी। मतलब समझ गए आप, an का मतलब ये किसी भी टर्म का फॉर्मूला है, टर्म निकालने का फॉर्मूला है। दिया गया था हमें सम का फॉर्मूला, यानी इस पूरी AP की सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला दे दिया गया था, और इसी AP की अगर मुझे टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास 5 - 2n। ओके, समझ में आया आपको? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों अब जरा क्वेश्चन 12 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बातें याद गई है एक लाइन में। बोल रहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। आपको फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताना है जो कि डिविजिबल हो 6 से। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के कह दिया, ऐसा भी बोल सकता था कि 6 के मल्टीपल का सम बताइए फर्स्ट 40, ऐसा भी बोल सकता था। इट मीन्स वो ये कह सकता था कि 6 का फर्स्ट 40 मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18। भाई जो 6 के टेबल में आए, जो 6 से मल्टीप्लाई करके आए, तो मल्टीप्लाई करके आएंगे तो पहला क्या होगा 6 1 = 6, 6 का टेबल पढ़ लेना है आपको, 6 2 = 12, 6 3 = 18 एंड सो ऑन से चलता जाएगा। लेकिन इस बात को ऐसे ना कह के घुमा के कह रहा है कि डिविजिबल बाय 6। भाई जो 6 के टेबल में आते होंगे वही तो उससे डिवाइड भी होंगे, जो 6 के मल्टीपल होंगे उन्हीं का फैक्टर ही तो 6 होगा। अब चेक कीजिए, जो 6 के टेबल में आएगा इसका मतलब 6 उसे पक्का डिवाइड तो कर ही सकता होगा, है ना। तो इस बात को चाहे वो ऐसे बोले डिविजिबल बाय 6 या ऐसे बोले कि 6 के मल्टीपल का फर्स्ट 40 का सम बताना है,
एक ही बात है। अब जरा चेक करते हैं, उसने बोला फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब 6 की टेबल में बच्चों माइनस में भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 6 - 1 इंटू इज इक्वल टू हो जाएगा -6, ऐसा भी हो सकता है। 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6, 6 इंटू -2 -12, लेकिन उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इट मीन्स आप यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते, आपको 6 1 जा 6 ही करना पड़ेगा और 6 2 जा 12 यानी प्लस के लेने पड़ेंगे। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा भाई हमारा 6 1 जा 6, यानी 6 0 जा 0 नहीं लेंगे, आप पहला लेंगे 6 1 जा 6। तो पहला टर्म हो गया हमारे पास 6, फिर दूसरा 6 2 जा हो जाएगा हमारे पास 12, 6 3 जा 18 एंड सो ऑन अप टू बोल रहा है फर्स्ट 40, तो मतलब 6 इंटू 40 भी करना पड़ेगा। तो 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, यानी लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया 240। बोल रहा है इनका आपको सम बताना है। बेचो ये लास्ट टर्म मैंने इसलिए निकाला, कुछ जरूरी नहीं था मैं लास्ट टर्म निकालता, क्योंकि मेरे को n का वैल्यू तो पता है 40, ये इसलिए निकाला ताकि मैं सम निकालने के लिए a प्लस एल वाला फॉर्मूला इसको लगा सकूं, उससे कर सकूं, है ना। तो a मेरे पास कितना आ गया 6, d का वैल्यू आपको पता है 12 - 6 कितना हो जाएगा 6, n आपको पता है 40 है और लास्ट टर्म आपको पता है 240 है। तो सम निकालने के लिए बोला है, तो सम ऑफ n उसने बोला था 40 टर्म्स का निकालिए सम, तो n/2 a प्लस एल रख देंगे। अगर मैं लास्ट टर्म ना निकालता तो कोई दिक्कत नहीं थी, a हमें पता है, d पता है, n का वैल्यू पता है, तो a प्लस n - 1 इंटू डी से भी कर सकते हैं। n की जगह पे रखना है आपको 40/2, a कितना आ गया 6, l कितना है हमारे पास 240, 2 से 20 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 240 प्लस 6 कितना हो जाएगा 246। पहले जीरो को नोट डाउन कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 2 जा 4, 4920 ही हो गया हमारा सम ऑफ 40 टर्म्स, जो कि डिवाइड हो सकती है किससे 6 से। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, बोल रहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही है, वहां पर बोला था जो 8 से डिवाइड होंगे, ऐसे फर्स्ट 40 टर्म्स का सम बता दीजिए। यहां पर कह रहा है जो 8 के मल्टीपल हो, तो एक ही बात है, यानी 8 का मल्टीपल कौन होगा पहला, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड सो ऑन अप टू फर्स्ट 15 मल्टीपल चाहिए, यानी 8 इंटू 15, तो 15 8 से कितना होता है 120। तो यानी ऐसी टर्म जो चलती जाएगी, ये सीरीज जो चलती जाएगी ऐसे, यहां तक का आपको सम बताना है। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमने निकाल लिया कितना 120, n हमारे पास है 15, a हमारे पास है कितना 8, d हमारे पास आ गया कितना 8। ओके, तो सम निकाल लीजिए, एस n इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। n की जगह पे क्या रखना है Sn, यानी इसको रिप्रेजेंट kरेंगे S15 से, n हमारे पास 15 है अपॉन 2, a हमारे पास आ गया 8, l हमारे पास आ गया 120। ओके, 15/2 128, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 6 जा 90 प्लस 6 96, यह आ जाएगा आपका S15 टर्म का सम। ओके, अब आगे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर है उनका आपको सम बताना है। यानी ये बोला 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पूरी सीरीज चलेगी कहाँ तक 50 तक। इसके बीच में ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, मुझे ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो यानी पहला ऑड नंबर क्या हो गया 0 50 के बीच में 1, दूसरा कितना हो गया 3, उसके बाद कितना हो जाएगा 5। तो यानी सीरीज जो हमारी बनी वो बनी 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 50 से जस्ट पहले का ऑड नंबर कौन सा होगा बच्चे 49, यानी ये हमारा हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसका आपको सम बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। A1 हो गया हमारे पास 1, B हमारे पास कितना हो गया 3 - 1 2, L हो गया हमारे पास 49, लेकिन हमें N नहीं पता बच्चों।
ठीक है। और n हमें चाहिए ही चाहिए अगर हमें वैल्यू रखना है, सम निकालना है, क्योंकि सम में आपको पता है एस एन का वैल्यू होता है कितना, n/2 a+n, तो n तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले n निकाल देते हैं बच्चों। ये जो l है इसी को याद है आपको, हम कहते थे a n भी होता है, तो यहाँ पे से हम n निकाल सकते हैं, फाइंड करते हैं। a n = हो जाएगा a + n-1 इंटू डी, और a n का वैल्यू कितना है 49। a हमारे पास कितना था 1, n हमें फाइंड करना है, और d हमारे पास कितना है 2। तो 49, ये 1 इधर आ जाएगा, 2 इंटू n-1, ठीक है। कितना हो जाएगा 49 - 1 कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे कर देता हूँ। 48 = 2n-1, 2 से 24 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो 24 = n-1, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 25 = n। तो यानी n का वैल्यू होगा हमारे पास 25। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, 25/2, a कितना था हमारे पास 1, l कितना था 49, 25/2 इंटू 49 + 1 कितना हो जाएगा 50, 2 से 25 टाइम्स, ये 25 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो यानी हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ गया 625। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आप इसको अपनी बुक से पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब है, वो बोल रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट मीन्स एक जॉब प्रोफाइल। मान लीजिए कोई, जैसे हम लोग काम करने के लिए किसी को बुलाते हैं, जैसे घर में कोई मजदूरी, जैसे कहीं पर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, दीवार बनाना है या घर बनाना है, तो उसके लिए आप जो लेबर लेके आते हो, वैसा ही कोई टास्क है, कंस्ट्रक्शन का एक साइट है जहाँ पर जो मजदूर आए हैं उनके ऊपर एक सर्टेन कंडीशन अप्लाई की गई है। वो कंडीशन क्या है, वो बोल रहा है कि अगर कोई मजदूर उस काम को करने में डिले करता है, इट मीन्स जैसे आज का जो, मान इसको हम किसी दूसरे एग्जांपल से समझें। सपोज कीजिए आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पर आप बनाते हैं पेन। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो पेन बनाती है और आपका टास्क है कि आपको एक दिन में 100 पेन बनाने ही बनाने हैं। तो वैसे ही अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे हम बात करेंगे तो वहाँ पर वो इस तरह से लेते हैं कि आपको भाई इतना स्क्वायर फुट का आज कंस्ट्रक्शन करना ही करना है, मतलब इतनी बड़ी दीवार आपको बनानी ही बनानी है, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई वाली। तो जैसे आपको टास्क दिया गया था फैक्ट्री में कि आपको 100 पेन जो है रोज बनाने ही बनाने हैं। तो अगर आपने 100 पेन से नीचे बनाए, सपोज कीजिए कोई भी परिस्थिति आई और आपको पता चला कि आपको आज आप केवल 80 या 90 पेन ही बना पाए हैं, तो आप पर पेनल्टी लगेगी कि आप अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाए। तो वैसे ही इन मजदूरों पर भी पेनल्टी लगेगी। तो वो बोल रहे हैं कि अगर पहले दिन फॉर द फर्स्ट डे, अगर मान लीजिए आज वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता, जैसे सपोज कीजिए उसको टाइम दिया गया था कि 10 दिन के अंदर उसको वो काम पूरा करना ही करना है, तो अगर 10 दिन के अंदर नहीं कर पाया वो और उसने उसको 11वें दिन में किया, तो 11वें दिन का मतलब उसको 200 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी। यानी अगर वो जो टास्क था, जो कंस्ट्रक्शन का काम था उसको दिया हुआ, अगर वो 10 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, मान लो वो 11वें दिन में कंप्लीट हो गया, तो कितना दिन उसने एक्स्ट्रा ले लिया 1 डे, तो उसको कितना रुपये पेनल्टी पड़ेगा 200। अगर वो उसको 12वें दिन तक ले गया तो उसको 250 रुपीज़ पेनल्टी पड़ेगा, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेगा पिछले वाले से। मतलब हर दिन में आप ये मान के चलिए पहले दिन उसको 200 रुपये देने पड़े, क्योंकि वो अपने काम को कहाँ तक खींच के ले गया, 11 डे तक खींच के ले गया। फिर उसको दूसरे दिन जब वो 12वें दिन में पहुँच गया तो उसको बोला गया भाई 250 रुपये आपको और आज जमा करने पड़ेंगे। तो मतलब पिछले वाली पेनल्टी में 50 रुपये इंक्रीमेंट होता जाएगा। समझ गए आप लोग? जैसे काम कंप्लीट होना था 10 डेज में, वो उसने किया उसको 11 डेज में, तो मतलब उसको 200 रुपये देने पड़ेंगे। मान लीजिए वो 12 डेज में कंप्लीट करता है, तो मतलब 250 इस दिन के और 200 इस दिन के, तो कितने हो गया 450 रुपये उसे देना पड़ेगा। और अगर वो
13वें दिन तक उसको ले गया, तो मतलब आप देख लीजिए 450 या 750 रुपये देने पड़ेंगे उसको। समझ रहे हैं आप? यानी जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता जाएगा, पेनल्टी का जो 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 पेनल्टी है उसमें 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता रहेगा। आगे समझ में आपको? और उसने बोला कब तक चलेगा ये आपको बताना है। वो ये नहीं बोल रहा है कि कब तक चलेगा, भाई ये तो उस बंदे के ऊपर है ना कि वो कब तक काम को फिनिश करता है। हम नहीं बता सकते कि वो कब तक फिनिश करेगा। वो तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए वो बंदा अगर ऐसा उसको खींचते खींचते नहीं कर पाया कंप्लीट 10 दिन के अंदर, ऐसा खींचते खींचते उसको 30 डेज तक ले गया, मतलब 30 डेज में उसने इस काम को कंप्लीट किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, 30 डेज हो गए उसको काम करते करते। तो आप मुझे बताइए 30 डेज तक उसने टोटल कितना पैसा पेनल्टी के रूप में देना है। आगे समझ में क्वेश्चन आपको? तो अब चलिए इसको करते हैं आगे। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या मिलती है देखिए। तो पहला जो पेनल्टी का जो पहला दिन है जो पेनल्टी का, उसमें कितना रुपए देना पड़ रहा है? 200। अगले वाले में कितना देना पड़ रहा है? 250, फिर 300। ऐसा करते करते आप सपोज कीजिए उसको कहाँ तक जाना है? 30 तक। तो 30 जो वैल्यू हो गया वो n हो गया, ये तो आपको पता चल गया होगा। 30 टर्म तक जाना पड़ेगा आपको। फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास? 200। डी हमारे पास कितना हो गया? 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 50। एन हमने 30 मिल ही गया। तो आपको बताना है 30 डेज तक टोटल कितना पैसा देना है। वो ये नहीं कह रहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। वो ये नहीं बोल रहा है कि 30 डेज में उसको कितना पेनल्टी हो जाएगा। 30 डेज आएगा यहाँ पे, जैसे 13वां दिन आ गया, ऐसे ही आगे चलते चलते 30वां दिन भी आएगा। तो ये नहीं बोल रहा है 30वें दिन उसे कितना पेनल्टी देना पड़ रहा है, वो बोल रहा है 30 दिन तक उसे कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। समझ में आ गया? और 30 दिन तक का मतलब है कि वो आपसे पूछ रहा होगा कि सम कितना है पूरे 30 डेज तक का, जो टोटल उसने दिया अपना पेनल्टी, जो उसको फाइन पड़ा 30 डेज तक टोटल, आपको वो पैसा बताना है। तो इट मीन्स ही हमसे पूछ रहा होगा सम ऑफ 30 डेज, यानी S30 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। समझ में आ गया आपको? अब S30 का वैल्यू पूछ रहा है तो फॉर्मूला आपको पता है n/2 और a प्लस l। तो l तो हमारे पास नहीं है, निकाल सकते हैं हम लोग, पर कोई बात नहीं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे रख लेते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से वैल्यू रख लेते हैं। n कितना है बच्चों? 30/2। a कितना था हमारे पास? 200 प्लस n कितना है? 30 माइनस 1, डी कितना हो गया? 50। 15 200 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 29 इंटू 50। 200 प्लस 0, 5 9 ज़ा 45, कैरी 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14। ओके, तो कितना आ गया? 1450 प्लस 200 कितना आ जाएगा? 1650, 1450, 200, 1650। 15 0 ज़ा 0, 15 5 ज़ा 75, कैरी 7, 15 6 ज़ा 90 प्लस 7 97, कैरी 9, 15 1 ज़ा 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 24। यानी S30 यानी 30 दिन तक वो कितना पैसा फाइन के रूप में दे चुका होगा? 24,750 रुपीज़। आगे आपको समझ में? इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझना जरूरी है कि वो ये नहीं बोल रहा है यहाँ पर कि 30वें दिन का जो वैल्यू है वो बताओ, नहीं ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है 30वें दिन तक उसने कितना पैसा पेनल्टी के रूप में दे दिया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 16। वो बोल रहा है अ सम ऑफ 700 रुपीज is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance। वो बोल रहा है एक स्कूल में बच्चों को प्राइज बांटे गए इसके लिए कि उन्होंने जो उनका ओवरऑल एकेडमिक था, पूरे साल का जो भी परफॉर्मेंस था उसके आधार पर उनको जब रिजल्ट मिला होगा लास्ट में तो उनको कैश प्राइजेस बांटे गए। कितने बच्चों को बांटे गए? उसने कहा 7 बच्चों को बांटे गए, 7 कैश प्राइजेस बांटे गए टोटल। और जो टोटल पैसा उसमें बटा, 7 प्राइजेस बटे हैं उसमें जो टोटल पैसा गया वो गया है 700 रुपये। ठीक है,
यानी हमें ये पता चल गया कि उस स्कूल ने 700 रुपये टोटल बांटे हैं 7 बच्चों में, लेकिन ऐसा नहीं किया कि हर बच्चे को 100 रुपये दे दिए। भाई ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको ये सोचिए, जो जिसने टॉप किया होगा उसको ज़्यादा मिला होगा, फिर जो सेकंड पोजीशन पे आया होगा उसको उससे तो कम मिला होगा। तो वो बोल रहा है ये जो फ़र्क है दोनों में ये है 20 रुपीज़ का। उसने कहा ईच प्राइस इज 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। हर प्राइस अपने पिछले वाले प्राइस से 20 रुपये कम है। समझ गए आप? जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पे आया होगा उसको मिले होंगे, जैसे मान लीजिए 100 रुपये, तो जो सेकंड पोजीशन पे आया होगा उसको मिले होंगे 80 रुपये, 20 रुपये कम होने हर अगला वाला प्राइस। तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो फर्स्ट पोजीशन पे स्टूडेंट बच्चा आया है उसको कितने प्राइस मिले, हमें ये नहीं पता। हमें बस ये पता है कि अगले वाले को उससे 20 रुपये कम मिले होंगे। तो क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। वो बोल रहा है जितने बच्चों को प्राइस मिले हैं उनमें हर एक प्राइस का वैल्यू बताइए। मतलब पहले बच्चे को कितना रुपए मिला है, दूसरे को कितना मिला है, ऐसे टोटल करके जो 7 बच्चों को मिला है वो कितना कितना मिला है ये बताना है आपको। तो बच्चों एक बात देखिए, अगर उसने कहा है टोटल नंबर जो है कितने प्राइसेस मिले 7, तो इसका मतलब हमें पता चल गया n का वैल्यू क्या आ गया 7। फिर क्वेश्चन में उसने कहा है कि टोटल पैसा जो बटा है वो कितना बटा है 700 रुपये। इट मीन्स S7 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 700 रुपीज़ आ गया। भाई 700 रुपये टोटल बटा है तो इसका मतलब टोटल जो 7 बच्चे हैं उन सबको उन सबके प्राइजेस को अगर मैं ऐड करूंगा तो 700 ही तो आना है। तो इट मीन्स S7 का वैल्यू कितना होगा 700। ठीक है, वो अब हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, यानी हमें A1 नहीं पता, A2 नहीं पता एंड सो ऑन, A7 भी नहीं पता। ठीक है, और हमें D भी पता है। D कितना है बच्चों 20। कैसे पता चला आपको? सपोज कीजिए A1 पोजीशन पे पहले बच्चे को जो प्राइस मिला वो A मिला। ठीक है, ये सपोज कीजिए इसको A ना मान के पूरा नंबर ही मान लो, मान लीजिए 100 मिला। दूसरे वाले को बोला 20 रुपये कम मिला तो उससे मिला होगा 80। तीसरे वाले को इससे भी 20 कम मिला तो कितना मिला होगा 60। तो आप देख रहे हैं आपको A का वैल्यू नहीं पता, A2 का नहीं पता, A3 का नहीं पता, लेकिन आपको D पता चल गया क्योंकि हमें यहाँ तो पता नहीं है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया तो अपनी तरफ से कुछ भी मान लिया, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट स्टूडेंट जो है फर्स्ट पोजीशन पे जो है उसको कितना मिला। तो उसको जितना भी मिला होगा उससे अगले वाले को 20 रुपये कम मिला होगा। इसका मतलब दोनों टर्म में जो डिफरेंस हो गया वो तो 20 का ही आ रहा है ना। इट मीन D का वैल्यू क्या हो गया हमारा 20। अब ये 20 हुआ या -20 हुआ ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों। D का वैल्यू होता है हमेशा अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म को माइनस करना है। तो जब आप 80 से माइनस करेंगे 100 को तो -20 ही आएगा। तो इट मीन्स D का वैल्यू जो हमारा आ गया वो आया कितना -20। समझ गए आप? अब सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला रख लेते हैं। हमें पता है ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ओके, तो n हमें पता है कितना है भाई, टोटल 7 प्राइसेस बटे थे। 2 इंटू a कितना है नहीं पता हमें, तो a की जगह पे a रख देते हैं। n हमें पता है 7 है -1 और d हमें पता है कितना है -20 और इज इक्वल टू Sn यानी S7 का वैल्यू कितना है ये हमें पता है 700। ओके, अब पहले तो इसको कैंसिल कर दो 100 टाइम्स और इस 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या बचेगा 2a प्लस 7 - 1 कितना होता है 6 और माइनस का 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। 200 इज इक्वल्स टू 2a 26 120 साथ में माइनस रहेगा। ओके, ये 120 बच्चों इधर जाके प्लस हो जाएगा। 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2a। 200 प्लस 120 कितना हो जाता है 320 इज इक्वल्स टू 2a। 2 से 16 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 16 32, 2 0 0। a का वैल्यू आ गया हमारा 160। इट मीन्स जो पहला टर्म है, इट मीन जो पहला प्राइस गिवन है बच्चे को, जो फर्स्ट क्वेश्चन पे जो बच्चा आया उसको जो प्राइस गिवन है वो कितना आया 160। दूसरे वाले को मिला होगा इससे 20 रुपीज़ लेस यानी कि 140। इससे 20 रुपीज़ लेस मिला होगा तीसरे वाले को 120। फिर इससे 20 रुपीज़ लेस कितना मिला होगा 100। फिर मिला होगा कितना 80। फिर मिला होगा बच्चों 60। 1 2 3 4 5 6 और 7। आखिरी वाले बच्चे को मिला होगा 40 रुपीज़। अब चेक कर लेते हैं क्या ये सही है वैल्यूज़।
इन सबको ऐड करके बच्चों 700 ही आना चाहिए। आप चेक करेंगे 160 प्लस 140 कितना हो गया, 100 प्लस 100 200, 60 प्लस 40 100 यानी कि 300, देन 420, देन 520, देन 520 प्लस 80 यानी कि 600, 640 प्लस 640 प्लस 60 कितना हो जाएगा 700 यानी कि 700 हमारा आ गया। तो यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो बच्चा है उसको 160 मिले, सेकंड पोजीशन पे बच्चे को 140 मिले। ओके, तो यही हमें पूरी सीरीज बतानी थी। ये रही आपका फाइनल आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।